हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों आज का क्लास स्टार्ट करें। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों का टेस्ट लिया था मैट्रिक्स के ऊपर। होप सभी बच्चों ने लिखा होगा। कुछ बच्चे बोले थे सर क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर है। बच्चों मैंने ऊपर लिख दिया था प्रूफ, नीचे आइडेंटिफाई। बच्चों तुम्हें तो क्वेश्चन मालूम पड़ा था ना, तुमको जो भी करना था इनवर्स निकालना था। तो इनवर्स निकालना था तो वहां पे तुमको तो फाइंड आउट द इनवर्स लिखा था ना, फाइंड ए इनवर्स। तो तुमको ए इनवर्स पे ध्यान देना था। तो क्वेश्चन में कभी कभी एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड होता है तो उसको एडजस्ट कर, मुझे कॉल करके पूछ लेते कोई भी। हेलो, हाँ विश्वजीत जी बेस्ट ऑफ मेथड पढ़े थे लास्ट ईयर में। हाँ बेस्ट ऑफ मेथड, हाँ बेस्ट ऑफ मेथड तुम बुक रे नथले तुम क्वेश्चन देती नेट रे बाहर करके फोटो उठी माने से ना बहुत फीफो लिफो से मत दरकार से पठा दिया। हाँ हो ओके बच्चों। सो प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे क्या, लिफो मेथड। लास्ट इन फर्स्ट और उससे पहले हम लोग पढ़े थे फीफो मेथड। सो हम लोग ऑलरेडी बच्चों फर्स्ट टू मेथड पढ़ चुके हैं। फर्स्ट वन इज फीफो which stands for बच्चों first in first order method. Under this method the material which are received first are to be issued first. That means materials are issued from the stores department या stores to the production center on the basis of बच्चों आपका purchase. Okay, that means here the materials are issued from the earliest consignment. Earliest, first come first out, second come second out, third come third come. समझ में आया कि नहीं हुआ? So that is known as FIFO method and this method is suitable in case of बच्चों आपका जब आपका प्राइस क्या होता है, कम हो जाता है, फॉलिंग होता है, तब हमें इस मेथड को फॉलो करना पड़ता है। But that doesn't mean कि बच्चा फॉलिंग प्राइस में आप करोगे। अगर क्वेश्चन में लिखा है प्रिपेयर द स्टोर लेजर अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ FIFO मेथड, तब आपको फॉलिंग प्राइस भी देखना नहीं है। Then the second alternative method जो इसका था बच्चों, इसका ऑपोजिट या रिवर्स या काउंटर बोल सकते हैं, दैट इज LIFO, last in first out. So LIFO method stands for बच्चों last in first out method. Under this method the material which are received last are to be issued first. That's the difference. The material which are received last are to be issued first. It means materials are issued from the latest consignment, not from the earliest consignment. यहाँ पे जो पहले आता था पहले जाता था, यहाँ पे जो लाटेस्ट जो फ्रेश कंसाइनमेंट रिसीव हुआ है फ्रेश मेटल उसको पहले इश्यू करोगे। एंड दिस मेथड इज बच्चों मोस्टली यूज्ड इन केस ऑफ आपका जब आपका प्राइस क्या होता है, राइजिंग प्राइसेस। जब आपका प्राइस बढ़ता है तब हम इस मेथड को यूज करते हैं। सो कंप्लीटली बच्चों ये आपका इस फीफो मेथड का ये क्या है, ऑपोजिट है। So these are the two methods that I discussed with you with the practical examples मैंने पढ़ाए थे, बुक का प्रॉब्लम करने भी दिया था in the last classes, okay, in the previous classes. So today's method बच्चों आपका सिलेबस जहां तक कंसर्न है that is known as base stock method. अब सभी स्टूडेंट्स के मन में आएगा सर व्हाट डू यू मीन ए बेस स्टॉक मेथड? बेस स्टॉक मेथड किसे बोला जाता है? नो प्रॉब्लम बच्चों, आराम से सुनो, सभी को समझ में आएगा। वेरी सिंपल है। तो बच्चों व्हाट डू यू मीन बाय बेस स्टॉक मेथड? तो पहली बात बताऊं बच्चों, इस मेथड में क्या होता है आपको ध्यान रखना है। एक चीज सुनो, सपोज एग्जांपल देता हूं बच्चों, हमारे पेट्रोल पंप में जहां पेट्रोल डालने जाते हैं या डीजल डालने जाते हैं गाड़ी में, वहां पे बच्चों क्या होता है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है। आप डीजल का बात लेके चलते हैं, ओके। सो डीजल होता है बच्चों, पर कभी कभी तुम लोग कभी गए होगे देखना, वहां लिखा होगा स्टॉक आउट, लिखा होता है कि नहीं लिखा था? स्टॉक आउट नहीं लिखा था, हाँ वो मना भी करते हैं ये स्टॉक नहीं है, माल खत्म हो चुका है, ऐसे बोलते हैं, बहुत सारे ने देखा होगा। बट बच्चों हमें लगता है कि वहां पे बिल्कुल भी और पेट्रोल डीजल नहीं, ऐसा नहीं होता। पेट्रोल डीजल वहां होता है बच्चों। देखो सपोज हमारे जो पेट्रोल जो उनका जो है टैंक है या गैलन जो भी है, उसमें पेट्रोल सपोज वो लोग यहाँ तक भरते हैं कि यहाँ तक भरते हैं। तो जब पेट्रोल इशू होता है बच्चों, मतलब पेट्रोल इशू में पेट्रोल जब सेल होता है तो एक लिमिट होता है। सपोज यहाँ तक लिमिट दिया गया, एक लेवल होता है, क्या होता है, लेवल, डेंजर लेवल, क्या होता है,
डेंजर लेवल। तो यहाँ पे जब पेट्रोल कम हो गया यहाँ पे आता है, और पेट्रोल यहाँ से यहाँ तक पेट्रोल है बच्चों, है कि नहीं? तब यहाँ पे होने के बाद बच्चों पेट्रोल इशू स्टॉप हो जाता है। क्या होता है? स्टॉप हो गया, इशू स्टॉप होगा नहीं। अब आप बोलोगे सर क्यों इशू नहीं होगा, हमें तो बेचने से मतलब है, क्यों इशू नहीं होगा? बच्चों वैसे भी पेट्रोल मिल जाता है थोड़ा ज्यादा, अगर खत्म होता है शाम तक पेट्रोल या 2-4 घंटे बाद माल आ जाता है। आता है कि नहीं आता? उनके पास आ जाता है, आने वाला होता है गाड़ी। बट बच्चों स्टिल बच्चों ये इशू नहीं होता। क्यों नहीं होता बच्चों? अगर सपोज इन द मीन टाइम अगर वो इशू कर देते हैं एंड पेट्रोल लीन हो जाता है, तभी उस समय आपके टाउन के ऊपर, टाउन के आसपास के एरिया में कहीं पे बड़ा एक्सीडेंट होता है, बड़ी आग लग जाती है, समझ में आया कि नहीं? कोई दुर्घटना घटती है, कोई भी आपका अटैक होता है, तो उस समय आपके जितने भी हमारे सपोज मेडिकल स्टाफ, आपकी एम्बुलेंस, डॉक्टर्स को जाने के लिए पेट्रोल चाहिए। सपोज यहाँ से 50 किलोमीटर दूर को हमको 10 गाड़ी लेके जाना है, तो सफिशिएंट उनको पेट्रोल डीजल चाहिए। तब डीजल कहाँ से मिलेगा? कहीं पे आग लगा है, बहुत बड़ा आग लगा, किसी फैक्ट्री में आग लगी है, तो बच्चों गाड़ी आपकी चलती रहेगी, तो फायर ब्रिगेड गाड़ी के लिए उनको पेट्रोल चाहिए। सपोज 10 घंटा, 15 घंटा, एक दिन, 2 दिन तक आग चल रही है, तो 2 दिन तक आपको पेट्रोल चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उनको भी पेट्रोल चाहिए। मतलब किसी भी प्रकार की बच्चों इमरजेंसी सिचुएशन, क्या बोला? इमरजेंसी सिचुएशन को मीट करने के लिए उनको एडवाइस दिया जाता है कि इस मटेरियल को आप इश्यू नहीं करोगे। समझ में आया कि नहीं? बच्चों ये हमारा एक ड्यूटी भी है कि नहीं है, कि हमें बस बिजनेस करने के साथ साथ कुछ चीज भी देखनी भी चाहिए। हमारा मॉरल ऑब्लिगेशन टुवर्ड द सोसाइटी एंड ऑल भी है, समाज के प्रति, है कि नहीं है? तो बच्चों जब ये सब कंपनी में ऐसे ही होता है, तो अगर यहाँ पे इशू कर दें, इन द मीन टाइम कोई इमरजेंसी आया और बच्चों पेट्रोल पंप में पेट्रोल ना हो, तो उस समय लोग क्या पेट्रोल पंप को तोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे? गुस्सा नहीं होंगे? पब्लिक किस पे चिल्लाएगी? फायर स्टेशन पे, एम्बुलेंस पे, पुलिस पे, मेडिकल स्टाफ पे, और उनके पास कोई जरिए नहीं हो जाने के लिए, तो प्रॉब्लम तो कोई नहीं समझेगा ना। समझ में आया कि नहीं है? तो इस प्रकार के स्टॉप को बच्चों बोलते हैं कि इमरजेंसी स्टॉप। क्या बोलते हैं? इमरजेंसी स्टॉप। बच्चों अगर बेस्ट स्टॉप को मैं बोलूं, क्या बोलूं? इमरजेंसी स्टॉप। वेरी सिंपल पढ़ाई है। ओके, और भी बच्चों हम लोग बोल सकते हैं इसको, क्या बोला मैंने? सेफ्टी स्टॉप। क्या बोला? पहले क्या बोला था? बेस्ट स्टॉप। क्या बोला था? तो बच्चों इसके अदर नेम्स क्या है? इमरजेंसी स्टॉप, सेफ्टी स्टॉप। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, समझ में आया कि क्या बोला मैंने? तो इस मतलब हम इतने मटेरियल को एट एनी कॉस्ट इशू नहीं करेंगे जब तक हमें सब्सिक्वेंट मटेरियल सप्लाई हमें नहीं होगा। तो सपोज यहाँ पे अगर आपका 10,000 लीटर पेट्रोल लेता है, तो लगभग हम लोग 1,000 लीटर पे स्टॉप कर देंगे जब तक फ्रेश मटेरियल हमें मिलेगा नहीं। सो दैट इज बच्चों नोन एज बच्चों बेस्ट स्टॉक या इमरजेंसी स्टॉक या सेफ्टी स्टॉक। एंड दीज मटेरियल्स बच्चों इशू होगा, कब इशू होगा? जब किसी प्रकार का इमरजेंसी एक्सीडेंटल सिचुएशन क्रिएट होगा। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? ओके, सो अंडर दिस मेथड ईच टाइम ए मिनिमम क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, क्या बोला? अंडर दिस मटेरियल ईच टाइम ए मिनिमम, क्या बोला? मिनिमम, हाँ, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स। Under this method, every time here बच्चे minimum quantity of materials is kept in the storehouse. Is kept in the storehouse to meet any बच्चों emergency situation. That minimum quantity of materials is known as बच्चों base stock, हाँ, और emergency stock और safety stock. समझ में आया कि नहीं? And the method in which such minimum quantity of materials is kept inside the store while issuing the materials to the production center, that method is known as base stock method. Excuse me. Hello. Theory में हम प्रॉब्लम क्या होती है? आपको क्लियर अच्छा है? हो ठीक है, ओके, हाँ ठीक है, ठीक है।
मेरी बात समझे बच्चे, अब तो समझ में आया कि नहीं? सो अंडर दिस मेथड ईच टाइम व्हाइल इशूइंग द मटेरियल्स एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपनी, या आपका जो इशूइंग आपका मतलब कि मैनेजर होगा, स्टोर कीपर होगा, या कंपनी का इंस्ट्रक्शंस होगा, ईच टाइम बच्चे मिनिमम क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इज केप्ट इन द स्टोर हाउस, दैट मिनिमम क्वांटिटी इज नोन एज बेस स्टॉक, इमरजेंसी स्टॉक या सेफ्टी स्टॉक, to meet any emergency situation, accidental situation, and that may be कुछ accident हो, fire हो, कुछ भी हो, है? And this method is known as बच्चा best stock method. Emergency stock method नहीं है, best stock method. Clear? समझ में आया? Now the question is बच्चा how to prepare the store ledger account while using the under the best stock method. हम कैसे store ledger account बनाएंगे? Now the question is how to prepare the store ledger account under, हमें स्टोर लेजर अकाउंट कैसे बनाना है अंडर बेस स्टॉक मेथड में? तो आप मैं बताता हूं बच्चों, देयर इज नो स्पेसिफिक मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग द स्टोर लेजर अकाउंट. देयर इज नो स्पेसिफिक मेथड. आई एम डिस्कसिंग अबाउट द बेस स्टॉक मेथड. आई एम टेलिंग यू नाउ देयर इज नो स्पेसिफिक प्रोसीजर ऑफ प्रिपेयरिंग द स्टोर लेजर अकाउंट अंडर बेस स्टॉक मेथड. बच्चों व्हाट इज बेस स्टॉक? मतलब बेस स्टॉक मींस issuing of materials by keeping into account that such minimum quantity can't be issued. इतना ध्यान रखना है. How to issue the materials? What are the procedures to be followed while issuing the materials? क्या क्या तुम्हें प्रोसीजर फॉलो करना है इश्यू करते वक्त? That doesn't matter. You just maintain a minimum stock in your storehouse. That minimum stock को मेंटेन करते हुए इश्यू करो. That is known as base stock. And why that minimum stock is maintained? To face the emergency situation, safety of the society. That's why base stock is known as emergency stock या safety stock. So there is no specific methods of preparing the store ledger account बच्चों under base stock method. It can be done with all other FIFO, LIFO, FIFO, average cost method, inflation cost method. What are the various methods of pricing of metal issue? जितने भी मेथड है बच्चों, जितने भी मेथड्स हैं, उन सभी मेथड्स के साथ इसको किया जाता है, किया जा सकता है. There is no specific procedure या methods of preparing the store ledger account. Under base stock method, it can be done through many other methods. बच्चों all other methods of pricing of metal issue, जितने भी मेथड्स हैं उनसे हो सकता है. समझ में आया कि नहीं है? बट मोस्ट प्रोबेबली, मेरी बात समझ, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है. सपोज हम FIFO कर रहे हैं, यहाँ पे 100 है, सपोज यहाँ पे 300 है, यहाँ पे 200 है. हमें बच्चों इशू करना है सपोज 400 इशू करना है ना, और बेस स्टॉक है बच्चों 200. तब ऊपर से इशू करें FIFO, नीचे से इशू करें LIFO. तो हमें इशू करते वक्त बच्चों 400 इशू करना है, 200 रखना है. यहाँ पे है कितना? 500. तो हम लोग 400 इशू नहीं कर सकते. कितना इशू करेंगे? बस काम खत्म. चाहे ऊपर से करें चाहे नीचे करें, हमें इतना मेटल इशू करना नहीं है. तो 400 भी होगा तो हमें 300 इशू करना है. हम 200 इशू कर नहीं सकते. समझ में? That doesn't matter by which method you are preparing the store ledger account under base stock, but you just maintain a safety stock, a base stock. That is known as base stock method. That's why I tell you, मैंने आपको बोला बच्चों, there is no specific procedures for preparing the store ledger account under base stock method. It can be done through various other methods of preparing बच्चों pricing of metal issue like FIFO हो, LIFO हो, HIFO हो, simple average हो, weighted average हो, inflation cost हो, whatever may be. But most probably we consider, company consider, cost accountant consider the FIFO and LIFO method. मेरी बात को सोचना, मैं जो बोल रहा हूँ सुनना, समझना. सारे मेथड से हम लोग बना सकते हैं. फिर बोल रहा हूँ क्या? But moreover बच्चों, base stock method is prepared with FIFO and LIFO only. ज्यादातर बनाए, only नहीं बोलेंगे, ज्यादातर ये बनाया जाता है FIFO and LIFO के साथ. Clear? That's why the बच्चों advantages and disadvantages of base stock method is equal to the advantages and the disadvantages of the methods
through which it is prepared. अगर ये FIFO के साथ बनाया जाता है, so whatever the advantages of FIFO is the advantages of best of, plus एक extra advantage होगा, ये आपका emergency में help करता है. If it is prepared with the LIFO method, then whatever the आपका advantages of the LIFO are the advantages of best of, whatever the limitations and disadvantages of LIFO are the limitations of best of, along with यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड होगी, ये आपका फ्यूचर सेफ्टी के लिए हेल्प करता है. अगर ये HIFO से बनाया जाएगा तो HIFO का होगा, अगर सिंपल एवरेज से बनाया जाएगा तो सिंपल एवरेज का होगा. As because there is no specific procedures of best of method itself, उसका खुद का कुछ नहीं है. It can be prepared with the all other pricing of metal issue. That's why the advantages and disadvantages of the methods which are considered while preparing the stall ledger account under best of method are the advantages and disadvantages of best of method. मेरी बात को समझ लेना. The theory बहुत जरूरी है. हम लोग बस बोलते सर हमें बेस्ट ऑफ मेथड सिखा दो. सिखाने में क्या कुछ बड़ी बात है क्या? मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? हमें फ्यूचर में क्या फेस करना है? थ्योरी फेस करना है. एक ही मैथ तुमको मालूम है 100 मार्क्स में से आपको बच्चों 2 या 3 मैक्सिमम 3 8 मार्क्स इंटू 3 24 मार्क्स आपका बच्चों प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगा. रेस्ट आपका 76 मार्क्स आपको क्या फेस करना पड़ेगा. या प्रोजेक्ट को भी छोड़ दें तो 50-60 मार्क्स, लगभग 50 से 60 मार्क्स आपका थ्योरी आएगा. एंड फ्यूचर में आप जब एंट्रेंस दोगे, इंटरव्यू दोगे, तो आपको प्रैक्टिकल वर्क के साथ थ्योरी वर्क की भी जरूरत है. थ्योरी आपको कंप्लीट नॉलेज देगी. क्यों हम इस मेथड को फॉलो करेंगे. कोई अगर हमें पूछेगा, हमारा इंटरव्यू ले रहा है, तो हमें बताना पड़ेगा. समझ में आया? तो ओके. नाउ मैंने क्या बोला, फाइनली क्या बोला, द मोस्टली बच्चों द मोस्ट कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग द मोस्ट कॉमन मेथड्स व्हिच आर यूज्ड for preparing the best of method batch of FIFO and LIFO. That's why the advantages and disadvantages of FIFO LIFO are the advantages and disadvantages of best of method. Again, the objective of best of method. Finally, कितनी लाइनें बोल चुका हूँ. लास्ट पॉइंट. Again, the objective of best of method बच्चों is fulfilled only when it is prepared with the LIFO method. ऑब्जेक्टिव ऑफ बेस्ट ऑफ मेथड बच्चों मोस्टली प्राइस राइज ही करता है. एंड मोस्ट कॉमनली बच्चों बेस्ट ऑफ मेथड का जो एम है, आपको मालूम भी पड़ रहा है, हमें इमरजेंसी स्टॉक रखना है. इमरजेंसी स्टॉक रखना है मतलब मार्केट में स्टॉक शॉर्टेज हो रहा है. स्टॉक शॉर्टेज हो रहा है मतलब प्राइस हाइक कर रहा है. तो उस समय कौन सा मेथड होता होगा? LIFO. अगर देखा जाए तो ओवरऑली बच्चों बेस्ट ऑफ मेथड का जो ऑब्जेक्टिव है, क्यों ऐसा सिचुएशन आता है बच्चों, हमें कभी बेस्ट ऑफ सोचना है क्या? कभी नहीं सोचना बच्चों. ऐसा कोई प्रॉब्लम आपकी बुक में नहीं जहां पे बेस्ट ऑफ सोचना पड़ रहा है, पर मैं आपको नेट से निकाल के दूंगा. सपोज बच्चों यहाँ पे अगर होता माल, सपोज यहाँ 300 400 हमें इश्यू करना है फॉरन, हम सोचते क्या? हम क्या सोचेंगे क्या 200 के अलग से निकाल के रखेंगे क्या? हमें अलग से निकाल के रखने पर ध्यान देना कि हमेशा हमारे पास 200 लीटर पेट्रोल होना चाहिए, 1000 लीटर पेट्रोल होना चाहिए. हमें भाई इतना ध्यान रखना है. वो पुराना वाला माल हो, नया वाला माल हो, हमें फर्क नहीं पड़ता. वो तो FIFO LIFO में होगा. FIFO LIFO बताएगा मेटेरियल कहां से जा रहा है, ऊपर से या नीचे से. हमें बस ध्यान देना है कि इतना मेटेरियल हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं. मेरी बात को समझे कि नहीं समझे? So the situations of keeping the minimum stock, safety stock, emergency stock, best stock, ये जरूर आएगा ही नहीं. बहुत रेयर, बहुत रेयर. समझ में आया कि ऐसा बहुत रेयर होता है, बट स्टिल हमें जानना है. एंड द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग बेस्ट ऑफ मेथड इज द मेथड वेयर बेस्ट ऑफ मेथड इज प्रिपेयर्ड विद द LIFO मेथड. समझ में आया? दैट्स इसलिए बोला जाता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ बेस्ट ऑफ मेथड इज बच्चों अचीव्ड ओनली व्हेन इट इज प्रिपेयर्ड विद LIFO. So most probably बच्चों the merits and demerits of LIFO is equal to the merits and demerits of best of. समझ में आया? ओवरऑली जो बोला समझे. So this is all about the best of. Clear? So what do you mean best of method? Under this method, while issuing the materials बच्चों, each time a minimum quantity of material is kept inside the stores. Such minimum quantity is known as best stock या emergency stock और सेफ्टी स्टॉक.
These minimum quantity बच्चों can't be issued unless otherwise बच्चों any emergency, any accidental situation बच्चों arise. समझ में आया कि नहीं? And उसके बाद first there is no specific methods of preparing the bench stock method itself. It can be prepared with बच्चों the different methods of pricing of material issue. That's why the objective is the advantage and disadvantage of bench stock method is equal to the बच्चों advantage and disadvantage of all other methods. But the most common methods of preparing the bench stock methods are FIFO and LIFO, first in first out and last in first out. That's why the advantage and disadvantage of bench stock is equal to the advantage of FIFO and LIFO. Finally, again, bolo further, if the question is about to achieve the objective of bench stock method, and then the final answer, bachcho, the method that achieve the objective of bench stock method is the LIFO method. Because the objective of bench stock method is achieved only when it is done with LIFO method. That's why the advantage and disadvantage of LIFO method is equal to the bench stock method. और बता दे क्यों होता है? क्योंकि बेसिकली bench stock वाला इमरजेंसी आ रहा है, that means you, आपको मालूम है मार्केट में मटेरियल शॉर्ट, अभी प्याज का रेट बढ़ रहा है ना? हाँ सुना होगा, मैं कल गया था देखा तो कल सुना। तो बच्चों डेफिनेटली मार्केट में जब स्टॉक सर्दी में नया प्याज आएगा, ज्यादा निकलेगा तो प्याज रेट क्या अपने आप समझ में आया कि नहीं? मेरी बात खत्म हो गई। सो LIFO के साथ ही फॉलो। सो दिस इज ऑल अबाउट बेंच स्टॉक मेथड। क्लियर? सो फार एज योर प्रॉब्लम इज कंसर्न बच्चों, प्रॉब्लम वेरी सिंपल है, किसी को किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। वेरी सिंपल, मैं आपको दो प्रॉब्लम भेजूंगा, हाँ, क्योंकि बुक में आपका ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है वेयर आपको फील होगा कि यहाँ बेंच स्टॉक मेंटेन हो रहा है, बट मैं आपको प्रॉब्लम भेजूंगा जहां पे आप लोग बेंच स्टॉक मेथड क्वेश्चन दूंगा एंड आपको स्टॉक अकाउंट वहां बना भी होगा विथ आपका FIFO विथ LIFO। दैट टू एग्जांपल को आप लोग आराम से बैठे करेंगे, आपका सारा डाउट क्या हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। समझ में आया? सो इट इज ऑल अबाउट योर बेंच स्टॉक मेथड। क्लियर? देन द बच्चा फाइनल मेथड, क्या बोला? बिल्कुल किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं एक बार दूंगा, तुम लोग उसी प्रॉब्लम को बस करोगे एंड योर एंटायर डाउट रिलेटेड टू बेंच स्टॉक मेथड, कुछ भी नहीं है इसमें, जस्ट फॉलोइंग द FIFO मेथड और LIFO मेथड। अगर बुक में जो प्रॉब्लम है एग्जांपल उससे करोगे तो वहां पे तुमको फील भी नहीं होगा सर यहाँ बेंच स्टॉक कहां किया गया। समझ में आया? सो नेक्स्ट मेथड बच्चों, ये लास्ट मेथड है तुम्हारा। The last method of pricing of material issue बच्चों is your average cost method। क्या बोला? आपका सिलेबस जहां तक है बच्चों एवरेज कॉस्ट मेथड। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज कॉस्ट मेथड? बच्चों ऐसे मेथड्स होते हैं बच्चों, एक्चुअली अगर बोला जाए सिचुएशन के हिसाब से, अगर हमें कोई डिफिकल्टी नहीं होती इश्यूइंग द मटेरियल्स अंडर FIFO मेथड तो LIFO दुनिया में नहीं आता। एंड व्हाई पहले FIFO आया बाद में LIFO आया, ऐसे कुछ नहीं होता। पहले क्यों एक हुआ उसके बाद क्यों दो हुआ, ऐसे कुछ नहीं। जिस चीज का आपका साइंटिफिकली प्रूफ हुआ कि ये सही है तो उसको लिया गया। सेकेंड चीज, मेथड में जो मेथड दुनिया में पहले आया था वो पहले आया, उसके बाद जो आया वो दूसरा हुआ। तो FIFO मेथड में कुछ डिफिकल्टीज होगी तो LIFO बना, LIFO में कुछ हुआ तो फिर बेंच स्टॉक की रिक्वायरमेंट तो बेंच स्टॉक बना। अब एवरेज कॉस्ट, बस जहां पे मटेरियल्स का प्राइस सपोज इस तरह होगा, या मेटल का प्राइस अप एंड डाउन हो रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या कंसीडर करना है कि किस तरह से मेटल इश्यू करें, यहां से करें, ऊपर से नीचे करें, नीचे से ऊपर से करें, क्या करें? वहां यदि ईच टाइम द मटेरियल्स बच्चों रिसीव इन द स्टोर हाउस आर ऑफ बच्चों एट डिफरेंट प्राइस में होते होंगे, मार्केट में बहुत ज्यादा प्राइस अप एंड डाउन फ्लक्चुएट होता होगा, हाँ, सो एट दैट मोमेंट हम क्या करेंगे, विच प्रोसीजर्स फॉलो करें? बेंच स्टॉक को भूल जाओ, इट्स कंप्लीटली, अगर बोला जाए बेंच स्टॉक इज अ मेथड, बट बेंच स्टॉक का अपना खुद का कुछ नहीं है, तो इसलिए बेंच स्टॉक सुन के पागल मत होना। समझ गए? FIFO LIFO मिलाने से ही हो जाता है बेंच स्टॉक। क्लियर? सो अभी अगर प्राइस इस तरह सिचुएशन है मार्केट में, अगर आपको मैं बोलूं कि बच्चों प्रिपेयर द स्टोर लेजर अकाउंट अंडर FIFO, इस सिचुएशन में आप FIFO में बनाओगे। प्रिपेयर द स्टोर लेजर अकाउंट LIFO अंडर में तो आप LIFO में बनाओगे। प्रिपेयर द स्टोर लेजर अकाउंट अंडर बेंच स्टॉक में
बेस्ट स्टॉक विद फीफो बोला होगा फीफो में बना दोगे, लिफो बोला होगा तो लिफो में बना दोगे, कुछ नहीं बोला होगा तो बेस्ट स्टॉक बनाओ आप अपनी सोच से। तो आपको मैंने बोला बेसिकली क्या बनाया जाता है, लिफो। तो आपके बुक में भी लिखा है बेस्ट स्टॉक को बनाना है फीफो या लिफो या मोस्टली विद लिफो। पर अभी भी अगर बोलो यहाँ पे बच्चा फीफो लिफो नहीं होता, एवरेज कॉस्ट होता है, तो आप बोलोगे हाँ सर तो ये करते हैं। अगर कोई बोले अप्रोप्रिएट मेथड है ना, आप उस अप्रोप्रिएट पे जाओगे। अगर अप्रोप्रिएट नहीं बोला तो अप्रोप्रिएट पे आप जाओगे क्या, नहीं जाओगे ना। तो ये डिपेंड करता है ऑन द सिचुएशन में। तो पर यहाँ पे अगर क्वेश्चन इस तरह से आपको बोला जाए बच्चों यहाँ पे अप्रोप्रिएट मेथड, यहाँ फीफो है ना लिफो है, एंड बेस्ट ऑफ तो कंप्लीटली अलग निकाल के रख दो, समझे। तो अब बच्चों यहाँ पे जब प्राइस अप एंड डाउन हो रहा है, यहाँ पे हमें क्या करना है, आई थिंक यहाँ पे सारे मेटेरियल्स को बच्चों मिला देना है। And there is no need to बच्चे issue material to the production department from any particular lot, that may be first lot or last lot, earliest या latest, कोई जरूरत नहीं है। You just focus on issuing the materials बच्चों in your way, आप जैसे इशू करना है। हमारा इशू करने के लिए बच्चों मटेरियल मायने नहीं रखता, प्राइस मायने रखता है। मटेरियल तो डेफिनेटली परचेज डिपार्टमेंट अच्छा ही खरीदेगा ना, खराब खरीदेगा। अब खराब करेगा तो वो तो कभी भी इशू होगा, इशू आने से खराब ही होगा प्रोडक्शन, वो तो अलग बात है, समझ पाए कि नहीं। सो इन दिस सिचुएशन में बच्चों द एंटायर जो मटेरियल होगा उसको मिला दिया जाएगा। एंड बच्चों मटेरियल इशू इज नॉट डन फ्रॉम एनी पर्टिकुलर बच्चों, आपका रिसिप्ट से नहीं होगा। दैट मींस कहां से होगा, फ्रॉम द एवरेज, कहां से होगा, एवरेज कॉस्ट, कोई पर्टिकुलर प्राइस से नहीं होगा, फर्स्ट भी नहीं लास्ट भी नहीं, इट इज डन फ्रॉम द एवरेज से होगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बच्चों एवरेज कॉस्ट मेथड। क्या बोलते हैं, एवरेज कॉस्ट मेथड। समझ में आया कि नहीं। सो एवरेज कॉस्ट मेथड इज अप्लाइड बच्चों, इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ वेरिएशन इन द प्राइसेस, प्राइस में ज्यादा वेरिएशन, फ्लक्चुएशन इन द प्राइस हमेशा अप एंड डाउन होता रहेगा। वह फीफो एंड लिफो हमें एप्लीकेबल नहीं होगा। बट अगर लिखा है एवरेज कॉस्ट तो आपको एवरेज ही करना है, फीफो लिखा है तो फीफो करना है। एप्रोप्रिएट जब आएगा तब आपको क्वेश्चन को देखना है, नहीं तो क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। समझ में आया। तो यहाँ पे क्या होगा, एवरेज कॉस्ट मतलब यहाँ सारे मेटेरियल को मिला दिया जाएगा, मिला के सारे मेटेरियल का एक एवरेज निकाल के, ये जो प्राइस है सपोज यहाँ प्राइस कितना हुआ 3 to 5 to 7 to 9 to 11 12 रुपीज 20 पैसा। हाँ तो 12 रुपीज 20 पैसा, यहाँ जितने मेटेरियल से सब मेटेरियल डिवाइड करने से मालूम पड़ेगा एक मेटेरियल कितना रेट पड़ा। तो उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, ये सपोज 12.20 या कितने टाइम 5 बार है तो 5 डिवाइड कर देंगे। समझ में आया कि तो मालूम क्या पड़ जाएगा, एवरेज कॉस्ट क्या है। ना हम 2 को लेंगे, ना 2.20 को लेंगे, ना 2.6 को लेंगे, ना 3 को लेंगे, ना 2.40 को लेंगे, एवरेज में जाएगा। समझ में आया कि नहीं है। ओके सो नाउ इसका मतलब तो समझ गए। सो एवरेज कॉस्ट मेथड जो है बच्चा अगेन इट हैज टू वेरिएशन, इट इज अगेन टू टाइप। इसका खुद का कुछ नहीं, इसके अगर 2 कैटेगरीज है, एक सिंपल एवरेज और एक है वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज कॉस्ट मेथड ये आपका एक, दूसरा हुआ वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। तो अब ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। तो नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल एवरेज कॉस्ट मेथड, या व्हाट डू यू मीनिंग नहीं चाहिए बच्चा, हाउ टू इशू द मटेरियल्स अंडर सिंपल एवरेज कॉस्ट मेथड, हाउ टू इशू द मटेरियल अंडर वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। दैट्स द पॉइंट, समझे। हाउ टू इशू द मटेरियल अंडर सिंपल एवरेज कॉस्ट मेथड एंड हाउ टू इशू द मटेरियल अंडर वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड, ये चीज है। तो पहले क्या पढ़ेंगे बच्चों, सिंपल एवरेज पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, वेटेड एवरेज। पहला हुआ आपका सिंपल एवरेज, उसके बाद आपका हुआ वेटेड एवरेज। अगर मैं सिंपल एवरेज को थोड़ा बता दूं यहां हो जाएगा तुरंत। तो ओके देखो बच्चा, व्हाट इज सिंपल एवरेज मेथड। बच्चा अंडर दिस मेथड हमारा पॉइंट क्या है बच्चों, प्राइसिंग, एट विच प्राइस स्टोर कीपर इशू द मेटेरियल, दैट्स द पॉइंट। प्रॉब्लम कहां है, क्या है, किस प्राइस से मेटेरियल इशू करेंगे। तो सिंपल एवरेज में बच्चों अंडर दिस मेथड इशू प्राइस is calculated by considering the following formula. Under this method issue price is considered by considering the
फॉलोइंग फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है बच्चों? टोटल ऑफ, मैं थोड़ा सा डिफरेंट लिखता हूं बुक से फॉर्मूला हुआ, तो इसको मेरा अपनी तरफ से टोटल ऑफ परचेज प्राइस पर यूनिट अवेलेबल। थोड़ा सा मैं घुमा देता हूं क्वेश्चन को, ये फॉर्मूला को। टोटल ऑफ परचेज प्राइस पर यूनिट अवेलेबल बाय टोटल नंबर ऑफ परचेज अवेलेबल। टोटल नंबर ऑफ परचेज अवेलेबल। आप बोलोगे सर आप ये क्या लिखे, हमें समझ तो नहीं आया। सिंपल सी बात है, देखो बच्चे तुरंत समझ जाओगे। आप लोग खुद एक प्रॉब्लम दूंगा, खुद ही करके मुझे कर दिखाना, मैं करके नहीं दिखाऊंगा, खुद करोगे। देखो बच्चों, सपोज दिस इज योर टेक कलम, पर्टिकुलर्स कलम, ये आपका रिसीप्ट्स, ये आपका इश्यूज, ओके, देन ये आपका बैलेंस। चुपचाप सभी बच्चे देखिए, ये हुआ डेट, ये आपका हुआ क्या बोला पर्टिकुलर्स, ये आपका रिसीप्ट साइड है, यहां पे क्यू आर ए, ये आपका पेमेंट साइड है, इशू साइड। हाँ बच्चों, ये पढ़ रहे हम कॉस्ट अकाउंटिंग, मेटेरियल रिलेटेड है ना। एंड ये आपका बच्चों है बैलेंस। यहां पर चलेगा क्यू ए, यहां आर नहीं होगा। क्या बोला? ओनली क्यू एंड ए, क्वांटिटी एंड अमाउंट। सपोज बच्चों हमने मेटेरियल रिसीव किया, चाहे बैलेंस था, कुछ भी हो, कुछ ही बच्चों क्या लिखेंगे? गुड्स रिसीव नॉट नंबर। सपोज 500 रिसीव किया 2 रुपए करके, 1000 नील यहां हुआ 500 1000 हो गया। उसके बाद सपोज फिर से रिसीव किया, सपोज 400 रिसीव किया 2 रुपए 20 पैसे करके, हाँ तो कितना हुई आपका 880। ये नील ये आपका हो गया 500 फ्रॉम 900 एंड अमाउंट हो गया बच्चा 1880। डायरेक्ट बच्चा 500 था, 400 है, 900 हो गया, प्राइस हो गया 1880 कितना 1880। एनी डाउट? फिर से रिसीव करो ना, हो जाएगा ना, और एक कर देता हूं, गुड रिसीव नॉट नंबर। सपोज 200 रिसीव किया, हाँ, एंड ये आपका हुआ 2 रुपीज 40 पैसा, दिस इज 480। दिस इज नील, ये आपका हो गया 900 200 1100 एंड ये हो गया 1800 4 2200 2360 हो गया, हो गया इतना। अब नाउ क्या करते हैं हम लोग? इश्यू करते हैं, रिक्विजिशन स्लिप नंबर। ओके, इश्यू कितना करें? ये नील छोड़ दिया। सपोज बच्चों में 600 इशू करता हूं, कितना करता हूं? तो यहां पे हुआ 600। नाउ इशू प्राइस, इसे वर्किंग नोट में करोगे, क्या करोगे? टेबल बना दोगे, नीचे वर्किंग नोट में करोगे। बच्चा इशू प्राइस का आपका सपोज 1 तारीख का, ये 2 तारीख का, ये 3 तारीख का, ये 4 तारीख का। तो इशू प्राइस बच्चों ऑन आपका 4/8 पे डेट लिखी, हमें 4 तारीख का इशू प्राइस निकालना है। तो बच्चों टोटल ऑफ परचेज प्राइस पर यूनिट अवेलेबल, परचेज प्राइस पर यूनिट ये था बच्चों अवेलेबल, ये है ना। तो एक हुआ 2 प्लस 2 बाय बच्चों टोटल नंबर ऑफ परचेज, हाउ मेनी परचेज 3, so is equal to 2 to 4 to 6.60 by, यहां पे करेंगे 6.60 by 2, तो इज इक्वल टू बच्चा आपको क्या आ रहा है 2. हाँ ये 3 था, तो 2.20 हो गया कि नहीं हुआ? एट द रेट क्या हो गई? एट द रेट रुपीज 2.20। तो आपको इशू करना है 2.20, तो 600 क्या हो गया यहाँ पे 2.20, तो ये आप क्या हो गया 1320।
तो बैलेंस कितना बचा 11 में 6 का कितना हो गया 1100 में हमारे पास बैलेंस का 600 चलेगा 500 एंड ये हुआ 2360 माइनस 1320 इज इक्वल टू बच्चों 1040 हो गया। वेरी सिंपल है कि नहीं बस अब तुमको समझना है बच्चे यहाँ पे बहुत कुछ। अगर बच्चे इसके बाद फिर से इशू करते हैं सपोज 5 तारीख को इशू में करता हूं बच्चों क्लियर तो फिर इक्वेशन ओके अब हमें इशू करना है बच्चों सपोज ये नील इशू मुझे करना है सपोज 200 कितना इशू करना है तो यहां लिखूंगा क्या बच्चों ऑन 5 तारीख का ना कौन सा डेट लिखूंगा 5 तारीख का बच्चों तो ऑन 5/1 को बच्चों आपका इशू प्राइस इज इक्वल इशू प्राइस इज इक्वल टू बच्चों अब देखेंगे तो आप वाला बच्चों फिर क्या करना है बोलो 2.20 2.40 नहीं मैंने क्या लिखा था यहां देखो ये बुक में लिखा है फॉर्मूला पर मेरा टोटल ऑफ परचेज प्राइस पर यूनिट अवेलेबल बच्चों बेसिकली सोचो हमारे पास अगर घर में माल आता है हम पहले पुराने माल को इशू करते ना पहले नहीं करते पुराने तो पहले हमने 600 इशू किया था तो डेफिनेटली बच्चों ये पहले 500 था ये तो पूरा खत्म हो चुका होगा बच्चा कहां से होगा अगर यहां पे 100 होता तो ये भी खत्म हो जाता बेसिकली हम कैसे इशू करते यहां तो फीफो लिफो नहीं बोला जाएगा ना हम यूजुअली जहां पे पुराने माल को पहले इशू करेंगे कि ना पहले नए माल को इशू करेंगे पुराना माल को तो हमारा ये 500 मीटर होगा क्या अगर यहाँ पे 400 इशू होता 475 इशू होता 499 इशू होता तो ये वाला मेटल बचता तो इसको भी नेक्स्ट टाइम हम कंसीडर करते पर ये 600 इशू मतलब ये वाला मेटल खत्म हो चुका है मेरी बात समझी तो खुद करोगे समझ जाओगे ये मेटल खत्म हो चुका है तो अभी जब प्राइस लेंगे बच्चों लेंगे 2.20 प्लस 2.0 सपोज बच्चों यहाँ पे 100 होता एंड ये भी इशू हो चुका है तो बस 200 वाला ये वाला लेते हैं 2.40 डिवाइडेड बाय 1 तो यहाँ डिवाइड बाय क्या होगा सो 4.60 बाय 2 इज इक्वल 2.30 हो गया तो रुपीज @2.30 ये आपका होगा 2.30 तो अब आप क्या करोगे यहां पे 2.30 एंड दिस इज योर 460 एंड बैलेंस बचेगा बच्चों 300 ये हुआ 460 माइनस कर 0 8 5 कितना हुआ 580 खत्म तो इस तरह से आप क्या बनाओगे इस तरह से आप क्या बनाओगे वेरी सिंपल है ना हार्ड है सिंपल है खत्म हो गया ना अगर मैं आपको जो प्रॉब्लम दे रहा हूं उसको आप कर दोगे तो सॉल्व हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा अगर आप मुझे 2 मिनट टाइम दोगे तो मैं वेटेड एवरेज बता दूंगा पर आपको बस करना है यहां पे बच्चों वेटेड एवरेज में क्या होता है कल मैं बताऊंगा ठीक है आज बस थोड़ा सा हल्का सा हिंट देता हूं क्या था हल्का सा हिंट देता हूं बच्चों अंडर वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड में क्या होता है वेरी सिंपल ये उससे भी इजी है किससे सिंपल से हियर इशू प्राइस इज इक्वल टू बच्चों अमाउंट बाय क्वांटिटी क्या अमाउंट बाय क्वांटिटी यहां कुछ नहीं करना अमाउंट बाय क्वांटिटी हमने कब इशू किया फर्स्ट यहां पे इशू किया ना कब 4 तारीख को 4 तारीख को ना 4 जनवरी को यहां इशू किया हमने तो बच्चों कितना इशू कर रहे हैं तो यहां पे बच्चों इशू प्राइस और कब का निकल रहा है 4/1 का कुछ देखना नहीं है बच्चों इसको ये वेटेड एवरेज है खत्म हो जाएगा हमारा कोर्स प्राइसिंग ऑफ मेटल इशू चैप्टर खत्म बच्चों कोई भी प्रॉब्लम पड़े इशू प्राइस अमाउंट बाय क्वांटिटी अमाउंट कितना है उससे पहले यहां तक तो ये तो नहीं हुआ था हाँ अमाउंट कितना है आपका बच्चों 2360 बाय अच्छा अमाउंट बाय क्वांटिटी निकाल दिया कितना निकल गया 2 पॉइंट समथिंग निकल रहा है सो दिस इज इक्वल टू 2 पॉइंट ले जाओगे नेक्स्ट जब भी इशू करोगे उसके ऊपर वाला जो अमाउंट बाय क्वांटिटी है बस ओनली द अमाउंट बाय क्वांटिटी ये तो और भी इजी कौन सा यहां देखना नहीं है कौन सा मेटल है नहीं है बस बच्चों प्रीवियस डेट पे इशू जिस दिन हो रहा है उसका प्रीवियस डेट पे अमाउंट क्वांटिटी क्या है दोनों को डिवाइड कर दो फाइंड आउट द
आपका इश्यू प्राइस है वो, फॉर यूनिट कॉस्ट वो इश्यू प्राइस है, समझ लो, दैट इश्यू प्राइस इज कंसीडर्ड टू प्रिपेयर द स्टोरेज अकाउंट। क्लियर बच्चों? आई थिंक बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, मैंने आपको पूरा फंडामेंटल थियरी के साथ सब कुछ पढ़ाया, कंप्लीट FIFO, LIFO, बेस्ट ऑफ, सिंपल वेटेड। आई विल अगेन डिस्कस द 5 मेथड्स जो मैंने पढ़ाए इन द नेक्स्ट क्लास बस रिवाइज होगा विद प्रॉब्लम अगर किसी को कुछ पूछना है। कमिंग क्लास ओवरऑली आपको जो प्रॉब्लम दूंगा आज बेस्टो का 2 एंड ये सिंपल वेटेड आप खुद करोगे, मैं आपको देता हूं, बुक दिखाओ, मैं आपको देता हूं, आप खुद करके आओगे। बेस्टो आप समझ नहीं पाओगे बच्चों बुक से जो है, अब ट्राई करना इलस्ट्रेशन 3, ओके, इलू 3 देन इलू 4 बच्चों 2 करना है आपको, एक सिंपल में और एक वेटेड में। इलू 4 जो आपका एग्जांपल है सिंपल एंड वेटेड में, इलस्ट्रेशन 4 करना है सिंपल एंड वेटेड में। क्लियर? इतना आप इलू 3 उसके बाद इलू 4 का सिंपल मेथड में भी एंड वेटेड में भी। क्लियर? सो दिस इज योर टुडेस होमवर्क। उसके साथ बच्चों एग्जाम करेंगे फ्राइडे को फाइनल अकाउंट, क्या फाइनल अकाउंट कंप्लीट बच्चों थ्योरी, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का थ्योरी भी डालूंगा, समझ में आया? क्योंकि उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएगा कंफर्म, क्योंकि कोई इतना नहीं देखेगा जब कोर्स ऑफ स्टडी में हाँ व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं आ सकता, बट आएगा क्योंकि फाइनल अकाउंट उसके बिना बनेगा ही नहीं। सो ये आपका होमवर्क है, अभी आपको 3 नंबर 4 नंबर का दोनों मेथड्स करना है, अभी करो, करके मुझे 1-2 घंटे में भेजो, देखना अभी करोगे तुरंत समझ पाओगे। अगर किसी को डाउट रहा तुरंत कॉल करना मुझे, नहीं उठाए तो फिर कॉल करो, ठीक है? और उसके बाद आप फाइनल अकाउंट स्टार्ट करें, अभी फाइनल अकाउंट का कंप्लीट थ्योरी, देन फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट पढ़ेंगे, कल में होमवर्क। क्लियर? टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।